शब्द प्रकरण की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए शब्द होता क्या है, शब्द का जो निर्माण होता है वर्णों के मिलने से होता है। किससे होता है? वर्णों के मिलने से होता है। इससे पहले हम लोग वर्ण के बारे में वर्ण क्या है? एक प्रकार का मूल ध्वनि। सबसे सूक्ष्मतम रूप जो होता है वो किसे माना जाता है? वर्ण को ही माना जाता है। और ध्यान रखना है क्या वर्ण किस प्रकार से मिलेगा जो शब्द का निर्माण करेगा। तो एक सिंपल सा परिभाषा इसका याद रखिएगा। कोई पूछ दे शब्द किसको कहते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं वर्णों के सार्थक मेल को। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। बिल्कुल आसान सा डिफिनेशन है। शब्द किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसका मतलब है कि शब्द का निर्माण जो है किससे होगा? वर्णों के मिलने से होगा। और वर्णों का जो मिलन होगा वो कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। कहने का मतलब सही अर्थ देता है तो वो सार्थक कहलाएगा और नहीं तो नहीं कहलाएगा। आप आसानी से याद रख सकते हो कि वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसके बाद है इसमें आपको आएगा क्या जो है कम से कम 2 वर्ण चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एक वर्ण वाला भी शब्द होता है। ध्यान रखना, एक वर्ण और एक से ज्यादा दोनों हो सकता है, एक या एक से ज्यादा। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल दे दूं शब्द का, जैसे देखिए जैसे मैं बोलूं मन। अब मन जो है किन किन चीज से मिलके बना है? इसको जब हम लोग तोड़ते हैं इसमें सबसे पहले म हलंत, फिर अ जुटा रहता है और म हलंत और अ मिलके म का निर्माण करता है। एक चीज ध्यान रखना है, कोई भी व्यंजन वर्ण होता है वो अपनी शुद्धतम अवस्था में नहीं होता। कहने का मतलब है उसमें स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं म जो है क्या है? व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। अब इसमें देखिए म जो है किसका सहारा लिया है? स्वर वर्ण का सहारा लिया है और तब निर्माण किया किसका? म का। उसी प्रकार इसमें फिर से न आ रहा है और न भी कैसा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। न हलंत और जोड़ अ। इसी से क्या बनता है? मन का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि एक मन में चार वर्ण आके मिलते हैं तब एक मन का निर्माण होता है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप अगर जैसे लिखे ध्यान रखना है जैसे भी अपने आप में क्या है? शब्द। जैसे मैं कह दूं वह हो गया, इसके अलावा हाथ हो गया, इसके अलावा किताब हो गया। सब का सब क्या है? शब्द के अंतर्गत आते हैं। और आदि भी एक क्या है? शब्द। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछता है बार बार शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ये फंसने वाला क्वेश्चन है, शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ध्यान रखना है जब तक कोई आधार नहीं देगा शब्द को हम लोग बांट नहीं सकते। लेकिन यदि कभी शब्द आ जाए क्वेश्चन शब्द कितने प्रकार के होते हैं और वहाँ पे आधार की चर्चा नहीं किया रहेगा तो वहाँ पर आप लोग क्या मारिएगा? ध्यान रखना है जब आधार क्लियर नहीं किया रहेगा तो आप उत्पत्ति के आधार पर मार लेना। किसके आधार मारेंगे? उत्पत्ति के आधार पर मार लेंगे। यहाँ हम लोग सब चीज पढ़ने वाले हैं। देखिए शब्द के प्रकार की अगर चर्चा करें, शब्द के प्रकार इसको जो हम लोग विभिन्न आधारों पर बांटते हैं। अब कौन कौन सा आधार होता है शब्द का देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए वो होता है अर्थ के आधार पर। कौन सा हो जाएगा? अर्थ के
आधार पर। सबसे पहला हो गया, आधार लगा दिया गया, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो ध्यान रखना है, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार का होता है। कितने तरह का? दो प्रकार का होता है। अगर क्वेश्चन कह दे कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तब तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आधार दे दिया है और हम लोग आसानी से जानते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं। पहले वाले को सार्थक शब्द कहा जाता है। क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। और दूसरे वाले को निरर्थक शब्द के नाम से जानते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। नाम से स्पष्ट है, जिसका अर्थ होगा उसे सार्थक कहेंगे, जिसका अर्थ नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? निरर्थक कहते हैं। अब दूसरा आधार इसका देखा जाए। दूसरा आधार जो होता है वो होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, या इसी को आप कह सकते हो बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर ये भी पूछा जाता है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार की, या बनावट के आधार पर पूछ लेगा, या प्रयोग के आधार पर पूछ लेगा ना। तो इस सब के आधार पे यदि पूछता है तो ध्यान रखना है, रचना या बनावट या प्रयोग, इसके आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। इसके आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले की अगर बात की जाए, उसको हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। दूसरे वाले को हम लोग क्या कहेंगे? दूसरे वाले को यौगिक के नाम से जानते हैं। क्या जानेंगे? यौगिक शब्द के नाम से जानेंगे। और तीसरे वाले को हम लोग योग रूढ़ के नाम से जानते हैं। कौन सा जानेंगे? योग रूढ़ के नाम से जानते हैं। तो रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब जो है तीसरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर। और आपके एग्जाम में यहीं से ज्यादातर प्रश्न दागे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कपूर जो है किस प्रकार का शब्द है, कपूर जो है किस प्रकार का शब्द है, और ऑप्शन में इसी का प्रकार दिया रहेगा, तत्सम, तद्भव, देशद, विशेषण। तो हम लोग को यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आने का चांस रहता है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर जो होता है, ध्यान रखना है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको कहते हैं तत्सम शब्द। क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। दूसरे वाले को हम लोग तद्भव के नाम से जानते हैं। कौन सा बताएंगे? तद्भव शब्द के नाम से जानेंगे। और तीसरे वाले को हम लोग देशज शब्द के नाम से जानते हैं। और चौथे वाले को हम लोग विदेशज के नाम से जानते हैं। अब देखिए गलती कहाँ पे होता है। विदेशज सबको याद रहता है, लेकिन एक बार ऐसा डाल दिया गया कि इनमें से उत्पत्ति के आधार पर कौन शब्द का भेद नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन जो है आगत डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? आगत। ध्यान रखना है, आगत मतलब होता है आने वाला। क्या होता है? आने वाला। इसी विदेशज शब्द को हम लोग आगत भी कहते हैं। क्या कहेंगे? आगत। तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर विदेशज रहेगा फिर भी ठीक, इसके जगह पे यदि आगत आ जाएगा फिर भी ठीक, दोनों एक ही का नाम है। इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें, एक और इसमें बच जाएगा, और वो होता है रूपांतरण के आधार पर। किसके आधार पर? रूपांतरण के आधार पर जो होता है शब्द के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहले वाले को विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और दूसरे वाले को अविकारी के नाम से जानते हैं। तो पहला हो गया विकारी शब्द और दूसरा हो गया अविकारी शब्द। एक बार यहाँ से फिर हम लोग देख लेते हैं। देखिए शब्द प्रकरण, ये हम लोग का नया चैप्टर है। हम लोग इसमें देखे कि वर्णों के
सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को ही क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग एक शब्द को हम लोगों ने तोड़ लिया, जैसे मन है तो म हलन जुड़ अ, फिर नो हलन फिर जुड़ अ, और ये 4 वर्ण मिलकर एक शब्द मन का निर्माण करता है। और मन एक सार्थक शब्द कैसा है? सार्थक है। वो अर्थ देता है। जिसका भी अर्थ होगा उस सब का सब शब्द कहलाएगा ना। उसे वर्णों का मेल होना चाहिए। बहुत से ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब अर्थ के आधार पढ़ेंगे तब। आप देखिए, इसके अलावे शब्द के प्रकारों को हम लोग देखें, इसका जो है अलग अलग आधार पर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अर्थ के आधार पर अगर बात किया जाए तो शब्द 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। कहने का मतलब है अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा रचना, बनावट या प्रयोग के आधार पर तो शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा हम लोगों ने देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज शब्द को ही आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशज शब्द को ही क्या कहते हैं? आगत शब्द भी कहते हैं। और रूपांतरण के आधार पर यदि बात किया जाए, रूपांतरण के आधार पर कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, विकारी और अविकारी। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। देखिए, अर्थ के आधार पर हम लोगों ने पहले ही देख रखा है कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहले वाले को सार्थक शब्द कहा जाता है। और दूसरे वाले को निरर्थक शब्द कहा जाता है। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अगर पहले की बात करें, सार्थक क्या होता है? सार्थक शब्द किसको कहते हैं? ध्यान रखना है, बहुत आसान सा डेफिनेशन है, नाम में ही स्पष्ट है। सार्थक, स मतलब होता है साथ, अर्थक अर्थ वाला, मतलब जिसके साथ अर्थ होता है उसी को क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जिस शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है, जिस शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। बिल्कुल आसान सा है। जिस शब्द से अर्थ का ज्ञान होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी वैसा शब्द जिससे अर्थ मिले उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्थक कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, देखिए ध्यान देना है। यहाँ पर अभी जो है लड़का क्या बात कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, मार खा जाएगा, एक हाथ तो चला जाएगा, बात मत करो। देखिए मैंने क्या बता रखा है, यहाँ पर जितने भी आपको ये शब्द दिख रहे हैं, सब के सब खुद में सार्थक है। सब का कोई ना कोई अर्थ है। तो जैसे जो है ये भी अपने आप में क्या है? सार्थक शब्द है। इसके अलावा दुनिया में जितने प्रकार के शब्द हैं जो अर्थ देते हो, जैसे आप किताब ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, सब का सब क्या हो जाएगा? सब का सब सार्थक शब्द में आएगा। सब का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अब दूसरा जो आता है वो कहता है निरर्थक शब्द क्या होता है? इसी का उल्टा निरर्थक मतलब न अर्थक, जरा अर्थ नहीं होगा। आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जिस शब्द से अर्थ का ज्ञान नहीं होता है, उसे ही अर्थ का ज्ञान नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन है।
कि देखिए निरर्थक शब्द क्या कहता है, जिस शब्द से अर्थ का ज्ञान नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है। वैसे कौन कौन से शब्द होंगे जो निरर्थक होंगे, तो मैं कहता हूँ क्या इस बोर्ड पे अभी आपको जितने भी शब्द दिख रहे हैं सब के सब सार्थक हैं। सब के शब्द क्या हैं, सार्थक हैं। अब कौन से वैसे शब्द हैं जो निरर्थक के अंतर्गत आते हैं, तो आप सुनते होंगे जैसे चेचे है, चेचे है। चेचे का कोई अर्थ ही नहीं होता है, सिर्फ हम लोग कह रहते हैं चेचे मत करो नहीं तो मार बैठेंगे। चेचे मतलब क्या होता है कुछ पता ही नहीं चल पाता है। जैसे देखिएगा चप्पू है, इसका भी कुछ अर्थ नहीं निकल के आता है। जैसे लेले है, इसका भी कोई अर्थ निकल के नहीं आएगा। इस प्रकार से देखा जाए सब कौन से हो जाएंगे, निरर्थक शब्द माने जाएंगे। चलो अब जो है आप लोग यहाँ तक क्या करिए, लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। लिखेंगे वो है जिसके आधार पर हम लोगों ने देखा है, आप उसको जो है बनावट या रचना के आधार पर कह सकते हैं। बनावट या रचना के आधार पर इसको बोलते हैं बनावट या रचना के आधार पर। हम लोगों ने देखा है बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। अगर तीनों भेद की चर्चा एक झलक में देखा जाए, सबसे पहले जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रूढ़ शब्द। पहले वाले को कहा जाता है रूढ़ शब्द। दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है यौगिक शब्द। दूसरे वाले को यौगिक शब्द कहा जाता है। और तीसरे वाले की अगर बात की जाए वो होता है योग रूढ़ शब्द। तीसरा वाला हो जाता है योग रूढ़ शब्द। इस तरह से अगर देखा जाए, यदि देखा जाए तो बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और देखिए रूढ़ शब्द, ऋषभ कुमार खड़ा हो जाएगा ऋषभ राज, तो बताएगा निरर्थक शब्द किसको कहते हैं। निरर्थक, हाँ शर्म नाम की चीज है। काहे आते हो पढ़ने, और सब जगह नहीं गिरता, नहीं आना है तो मत आओ, ध्यान रखना है। देखिए रूढ़ ना हम लोग मैथ में पढ़ते हैं। रूढ़ या इसी को क्या कहता है, अभाज्य कहा जाता है ना। इसी को अभाज्य का पढ़े होंगे, रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या ना। उसी प्रकार यहाँ भी कुछ का डिफिनेशन होता है कि कोई भी शब्द हो उसको क्या करिए, खंडित कर देंगे। क्या कर देंगे, खंडित कर देंगे। और उस जो खंड होता है उसको कहते हैं शब्द खंड। किस नाम से जानेंगे, शब्द खंड। ध्यान रखना है कि रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जिसका शब्द खंड कोई अर्थ नहीं देता है। जिसका शब्द खंड कोई अर्थ नहीं देता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। उसे ही रूढ़ शब्द कहा जाता है। दूसरे वाले की यदि चर्चा की जाए, यौगिक शब्द क्या होता है, तो ध्यान रखना है इसके जो शब्द खंड होते हैं वो सार्थक होते हैं। सार्थक होने का मतलब है वो कुछ ना कुछ अर्थ देते हैं। और तीसरे वाले का ध्यान रखना है शब्द खंड सार्थक तो होते हैं। कहने का मतलब अर्थ देगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, किंतु शब्द खंड का जो अर्थ होता है वो शब्द के अर्थ से भिन्न अर्थ देता है। उसे ही हम लोग योग रूढ़ के नाम से जानते हैं। तीनों को देखा जाए बारी बारी से, रूढ़ किसको कहते हैं, तो वैसे शब्द जिनको
खंडित करने पर जितने भी शब्द खंड हैं सब कुछ भी अर्थ नहीं देते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। वैसे शब्द जिनको खंडित करने पर सारे के सारे शब्द खंड सार्थक हो अर्थात अर्थ देते हैं उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। और वैसे शब्द जिसको खंडित करने पर अर्थ तो देंगे लेकिन जो शब्द खंड के अर्थ होंगे उस शब्द के अर्थ से अलग अर्थ दे देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहते हैं। अब एग्जाम्पल यदि देखा जाए, जैसे इसमें मैं दे दूं पानी, जैसे मैं दे दूं पानी, तो पानी को जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने पर हम लोग को पा और नी मिलता है। ना पा मतलब कुछ होता है ना नी मतलब कुछ होता है। कहने का मतलब दोनों में से कोई अर्थ नहीं दे रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूढ़ के नाम से जानेंगे। अब यौगिक की चर्चा किया जाए, जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैं दे दूं विद्यालय, विद्यालय को तोड़ेंगे ये टूटता है विद्या और आलय में टूटेगा। विद्या मतलब तो जान ही रहे बुद्धि टाइप का, विद्या की बुद्धि अर्थ दिया। और आलय मतलब क्या होता है, आलय मतलब भी घर होता है। दोनों अर्थ दे रहा है, इसका मतलब बुद्धि हो गया और इसका मतलब घर हो गया। दोनों अपने अपनी अर्थ दे रहा है, दोनों खंड अर्थ देता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। फिर इसमें क्या अंतर है इसका देख सकते हैं। इसका क्या है, जैसे है पंकज, इसको हम लोग तोड़ेंगे टूटता है पंक जोड़, जो में टूटता है। पंक मतलब कीचड़ होता है, क्या होता है, कीचड़ होता है। जो मतलब होता है जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, कीचड़ से जन्म लेने वाला, कीचड़ से जन्म लेने वाला। अर्थात क्या होगा, अर्थात क्या होगा, अर्थात क्या होगा, कमल होगा। अर्थात क्या होगा, कमल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम अर्थ दे रहा था और यहाँ पंकज मतलब क्या हो गया, कमल हो गया। किसी फूल को इंडिकेट कर दिया, इस शब्द से अलग अर्थ दे दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, योग रूढ़ के नाम से जाने। चलिए जल्दी में लिखिए। तीसरा की चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। इसको आप ध्यान रखना है, इसको आप विकास के आधार पर भी कह सकते हैं, विकास के आधार पर भी कहा जा सकता है। जब भी कभी सवाल पूछे उत्पत्ति के आधार पर या विकास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, सर उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहले वाले को तत्सम शब्द कहा जाता है, दूसरे वाले को तद्भव शब्द कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है, तीसरे वाले को देशज शब्द कहा जाता है और चौथे वाले को विदेशज शब्द कहा जाता है। अब बिल्कुल सबका डिफिनेशन बिल्कुल आसान है। तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में हूबहू आने वाले, हूबहू आने वाले शब्द ही, आने वाले शब्द ही तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब है जैसा संस्कृत में है वैसा ही बिना किसी परिवर्तन का उठकर यदि हिंदी में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहेंगे, तत्सम कहते हैं। ध्यान रखना है, बिना किसी परिवर्तन का यदि कोई शब्द संस्कृत से हूबहू उठकर हिंदी में आ जाता है तो इसी शब्द को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे आम्र, आम्र जो है संस्कृत का मूल शब्द होता है, ये तत्सम हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा ग्राम, ग्राम भी संस्कृत का मूल शब्द है, ये तत्सम हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा कर्पूर, कर्पूर भी संस्कृत का मूल शब्द है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। जैसे आप देखिएगा अग्नि, अग्नि भी संस्कृत का मूल शब्द है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम कहेंगे। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द होंगे। अब देखिए तद्भव क्या होता है, तद्भव क्या होता है तो सबसे पहला जो आप लोग को याद है, यह जो है तत्सम का बिगड़ा रूप होता है,
तत्सम का बिगड़ा रूप होता है। आप आसानी से आप याद किए हुए हैं कि तत्सम के बिगड़े रूप को ही क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। मैं कहता हूँ क्या बिगड़ा रूप आखिर है क्या, बिगड़ा रूप आखिर है क्या। तो कहने का मतलब है अगर कोई शब्द संस्कृत से हिंदी में आए, संस्कृत से हिंदी में आए, लेकिन हिंदी में जब आता है संस्कृत से हिंदी में परिवर्तन के साथ आता है, इसके साथ आता है परिवर्तन के साथ आता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। कहने का मतलब है जैसे संस्कृत में आप देख सकते हैं तत्सम था तो क्या था, आम्र था, क्या था, आम्र था। लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा तो आम्र का आम हो जाएगा। अब देख सकते हैं मूल आम्र था लेकिन क्या लिख दिया गया, आम्र। इसी को कहते हैं बिगड़ा हुआ रूप, और इसी को कहते हैं कि संस्कृत से जैसे हिंदी में गया परिवर्तन के साथ गया, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तद्भव के नाम से जानते हैं। जैसे ग्राम है तो ग्राम का क्या होगा, तो ग्राम का जो है गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। गाँव सुने, मेरा गांव मुझे याद आता रहा। अब देखिए कर्पूर का क्या होगा, फंसने वाला है। कर्पूर का हिंदी क्या होगा, कर्पूर को जब बिगाड़ते हैं उसको कपूर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, कपूर लिखते हैं। इसके बाद अग्नि का क्या होगा, उसको आग कहते हैं। डायरेक्ट सुने होंगे, मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, हमेशा आग से ही खेला करता हूँ। तो आग जो है बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए जो है डायलॉग बिगाड़ दिया सब कुछ। अब देखिए इसके बाद और आदि कर लीजिए, और भी बहुत सारे शब्द आएंगे। हम लोग बात करें देशज की, देशज क्या कहता है, स्थानीय बोली से हिंदी में जो शब्द आएगा, स्थानीय बोली से हिंदी में आने वाले शब्द इसी को क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। जैसे अब कौन सा होगा जो स्थानीय बोली से होगा, जैसे हम लोग कहते हैं मरैया जो है स्थानीय बोली का है, स्थानीय बोली से हिंदी में गया है। जैसे हम कहते हैं खटिया भी क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं लोटा भी क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कटोरा, कहते हैं ले कटोरी बुद्धिमान, अरे बुद्धि मिलेगा कटोरी में, नहीं मिलेगा। कटोरा भी क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। ये सब जितने भी प्रकार के शब्द होंगे सब के सब क्या होते हैं, देशज होते हैं। अब ध्यान रखना है विदेशज को आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत शब्द भी कहते हैं। इसके बाद आप इसको याद रख सकते हैं विदेशी भाषाओं से हिंदी में आने वाले शब्द, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे रिक्शा, गाना सुने हैं ना, रिक्शा पर जब बैठ के गोरिया और चलने कहाँ, बेगूसराय बजरिया में। रिक्शा भी क्या है, विदेशज शब्द है, कोई हिंदी का नहीं है। इसके बाद आप सुनते होंगे हॉस्पिटल, जकरा गांव घर में बुजुर्ग लोग अस्पताल नहीं अस्पताल कहती है। कहिएगा ना, हे दादी तोहर पोतिया कहाँ गेलो हन, हमर पोतिया ट्यूशन गेले। ट्यूशन कौन ट्यूशन, पढ़े वाला की नवाबी करे वाला ट्यूशन। स्टेशन भी जो है जिसको ट्यूशन कहा जाता है वो भी क्या है, विदेशज है। इसके अलावा क्रिकेट आप सुनते होंगे, ये भी क्या है, विदेशज है। मतलब कहने का ऑफिसर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछता भी है। ऑफिसर भी क्या है, विदेशज है। अब हॉस्पिटल को सब जो है गांव देहात में अस्पताल कहता है। क्या कहता है, अस्पताल कहता है। तो ध्यान रखना है आपको, वैसा शब्द जो सुनने में लगेगा इंग्लिश मॉडल का है, इंग्लिशिया स्टाइल का है, तो वो तो लगभग इंग्लैंड से आएगा। बहुत ऐसे शब्द जो अमेरिका से भी आते, यूएसए से भी आते। ध्यान रखना ना। इसको हिंदी जाने क्या करिएगा, स्टेशन कहते हैं धूम्रपान सकर विश्रामालय, जाने क्या फायदा आपको।
आप बरगा तिस्मार खा तो नहीं बन गए। आलतू फालतू क्वेश्चन करते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन करिए। आपका क्रिकेट का क्या होता है? लम डम दौड़ भून भाग दौड़ प्रतियोगिता, क्या फायदा उससे याद करने ना, क्या फायदा। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, एक और बचा हुआ है, इसके बाद जो है हम लोग अंतिम लिखा देंगे। चलिए इतना लिखिए तो देखेंगे। वो लास्ट है, वो लास्ट है और उसको कहते हैं रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। ध्यान रखिएगा, देखिए रूपांतरण मतलब होता है रूप बदल जाए, रूप बदल जाएगा, रूपांतरण कहलाएगा। और रूप बदलने के आधार पर जो है शब्द को दो भाग में रखा जाता है। एक भाग इसका जो है वो कहलाता है विकारी शब्द, क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। और दूसरे वाले पार्ट को, दूसरे भाग को हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। अब है क्या विकारी शब्द क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जिन शब्दों का रूप, जिन शब्दों का रूप, इनका रूप जो है बदलेगा, किसके अनुसार बदलेगा ये भी ध्यान रखिएगा। वचन के अनुसार रूप जो है वचन या पुरुष, या पुरुष या फिर कारक, कारक आदि के अनुसार, आदि के अनुसार बदलता है। आदि के अनुसार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, बदलता है। कहने का मतलब वैसा शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसका रूप वचन, पुरुष, लिंग, कारक आदि के आधार में बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। वैसा शब्द, वैसा शब्द जिनका रूप वचन, पुरुष, लिंग, कारक आदि के आधार में बदल जाता है, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। नामे है विकार हो जाना, बदल जाना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने भी संज्ञा के शब्द होंगे, जितने भी संज्ञा के शब्द होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी सर्वनाम के शब्द होते हैं उसे भी विकारी शब्द कहा जाता है। इसके अलावा जितने भी क्रिया होती है, जितने भी क्रिया होती है उस सब को विकारी शब्द कहा जाता है। और जितने भी विशेषण शब्द हैं इस सब को भी क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इस सब शब्द क्या होते हैं? विकारी होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं दे दूं वह जो है विकारी है। कैसे 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 सिद्ध करेंगे कि विकारी है? इसको बदल लीजिए दो प्रकार के सेंटेंस में। जैसे रहेगा वह हंसता है, वह हंसता है। तो अब यहाँ पे बताइए वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? स्पष्ट है, ये जो यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग दिया गया है। अब दूसरा मैं वह से ही बनाओ, वह जो है ठिठियाती है, ठिठियाती है। अब बताइए स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? यहाँ पे देखा जाए तो स्त्रीलिंग है। देखिए वही वह है, लेकिन एक बार वह पुल्लिंग बन गया और एक बार वह क्या बन गया? स्त्रीलिंग बन गया। मतलब रूप परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? रूप परिवर्तन हुआ, रूप परिवर्तन हुआ। अब यहाँ पे देखिए हंसना, हंसना एक क्रिया था तो हंसता, हंसता और फिर क्या बन गया? हंसती। ये पुल्लिंग के लिए आ गया, स्त्रीलिंग के लिए। मतलब क्रिया भी रूप परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये भी बदल गया। कहने का मतलब है जब जब रूप बदला जाएगा, जब जब रूप बदला जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। अब अविकारी की बात किया जाए तो जिसमें विकार ना हो, जिसमें विकार ना हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। कहने का मतलब जिसका रूप नहीं बदल सकता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको अव्यय शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द भी कहा जाता है। पूछ सकता है शब्द के किस भेद को अव्यय शब्द भी कहा जाता है? अविकारी। अब पूछ सकता है कि अव्यय क्या होता है? वैसे शब्द जिनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अव्यय शब्द कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे आजकल, आजकल, आजकल कभी बदलने वाला है। आजकल, आजकल वह पढ़ता है, लड़का में है फिर भी आजकल है। आजकल वह पढ़ती है तो ये आजकल बदला क्या? नहीं बदला। आजकल वे लोग पढ़ते हैं, बदला क्या? नहीं बदला। इसी प्रकार कैसा, 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 कैसा। इसी प्रकार जैसे, जैसे,
इस सब टाइप का जितना भी शब्द रहेगा, जितना भी रहेगा, इस सब का शब्द क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अविकारी शब्द माना जाएगा। चलिए इतना आप लोग लिख लीजिए और यहाँ पर आप लोग का शब्द प्रकरण जो है आज के लिए हम लोग यहाँ बंद करते हैं।